नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का जो आपका पेपर है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में होने वाला है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो 2022-23 में आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा की थी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आशा है कि आपने उन्हें देखा होगा और उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं 10 क्वेश्चनों के बाद ऐसे ही और प्रश्नों पर, और उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है। दोस्तों, 11वें नंबर का प्रश्न है कि मानव की 3 आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करती हैं। यानी रोटी, कपड़ा और मकान डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। किस पर निर्भर करती हैं। वनस्पति पर, मिट्टी पर, जलवायु पर या स्थलाकृति पर। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपकी जलवायु है। ठीक है। आपको दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है कि जलवायु मानव का रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, यहाँ तक कि इंसान के विचारों को भी जलवायु प्रभावित करती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को जलवायु ही प्रभावित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर किस नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है। दोस्तों, जब आप मैप पर जाकर के देखेंगे तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। तो इन दोनों के बीच से एक नहर निकाली गई है। ये आपका पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर, और ये आपका अटलांटिक ओशन है यानी कि अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो इन दोनों महासागरों को जो जोड़ने वाली नहर है उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम है दोस्तों पनामा नहर। ठीक है। यानी पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम महासागरों की बात करें तो आपको पता है कि 5 महासागर हैं हमारी पृथ्वी पर। कौन कौन से। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, साउथर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत है, इसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर है और आपका फिर दक्षिणी महासागर है। ठीक है। अगर हम पनामा नहर के बारे में बात करें तो इसके बारे में जब दोस्तों हम बात करते हैं तो पनामा नहर बनने की जो शुरुआत हुई थी यानी जो स्टार्ट हुआ था इसका बनना वो हुआ था 1904 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और कंप्लीट कब हुई थी बनकर ये नहर, तो ये हो गई थी 1914 में ये कंप्लीट हो गई थी। यानी कि 10 साल का समय लगा और पनामा नहर बन करके तैयार हो गई। ये सब आपको नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। ठीक है। इसकी लंबाई यानी एल की बात करें तो ये है आपकी 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और ये जोड़ती किसको किसको है, तो ये नहर यानी कि अगर हम ऐसे नहर की बात करें, ये नहर है अगर ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो प्रशांत महासागर में एक पत्तन है जिसका नाम है पनामा पत्तन, और अटलांटिक महासागर में है आपका कोलोन पत्तन। क्या नाम है। कोलोन पत्तन। इन दोस्तों दोनों पत्तन यानी कि बंदरगाहों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो पनामा नहर के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है कि 1904 में शुरुआत हुई थी बनने की।
1914 में बन करके तैयार हुई, 10 साल का समय लगा। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और ये पनामा पत्तन और कोलोन पत्तन को जोड़ती है। पनामा पत्तन जो कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन पर है और कोलोन पत्तन जो कि अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हम स्वेज यानी स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर, जैसे कि पनामा नहर पे हमने बात की थी कि 1904 में बनना स्टार्ट हुई थी, तो जो स्वेज नहर है ये 1859 में बनना शुरू हुई। ऐसे लिख देते हैं, ऐसा का मतलब स्टार्ट हुई। ठीक है, और ये कंप्लीट यानी सी मतलब कंप्लीट, ये बन के कब तैयार हो गई तो 1869 में बन करके तैयार हुई। यानी इसको बनने में भी 10 साल का समय लगा था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इस नहर पर अधिकार हो गया मिस्र देश का। इसमें मिस्र देश का अधिकार है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मिस्र देश की राजधानी बतानी है, यानी कि कैपिटल बतानी है। ठीक है, स्वेज नहर के बारे में और बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 194 किलोमीटर है। पनामा नहर की कितनी थी? 82 किलोमीटर, इसकी 194। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है इसकी 78 मीटर। ठीक है, और इसकी जो गहराई है दोस्तों वो है आपकी 21 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी इसकी याद रखनी है। और ये नहर जोड़ती किसको है? तो ये नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर 2 महासागरों को जोड़ रही थी, लेकिन स्वेज नहर 2 सागरों को जोड़ रही है। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, और स्वेज नहर बनाने वाले इंजीनियर का अगर नाम आपसे कोई पूछता है कि कौन से इंजीनियर थे, तो उनका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स। फर्डिनेंड लेसेप्स इंजीनियर थे इसको बनाने वाले। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है दोस्तों, अभी हमने बताया कि ये नहर भूमध्य सागर यानी बी और लाल सागर यानी कि एल को जोड़ती है। ठीक है, तो जैसे पनामा नहर पर 2 बंदरगाह थे, ऐसे इस नहर पर भी बंदरगाह हैं 2। तो जो लाल सागर है उसमें जो बंदरगाह है उसका नाम है स्वेज बंदरगाह। ठीक है, और जो भूमध्य सागर में बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद बंदरगाह। तो आप अगर आपसे पूछते हैं किन सागरों को जोड़ती है स्वेज नहर, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। और किन 2 बंदरगाहों को जोड़ती है, तो पोर्ट साइद और स्वेज बंदरगाहों को जोड़ती है। स्वेज बंदरगाह जो कि लाल सागर में है और पोर्ट साइड बंदरगाह जो कि भूमध्य सागर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से दोस्तों इतनी सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं आगे। रुडोल्फ वेटगेंस के अनुसार आर्थिक भूगोल का अंतिम लक्ष्य क्या है? ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन, आर्थिक भूदृश्यों का अध्ययन, आर्थिक भूदृश्यों की व्याख्या या विभिन्न आर्थिक तंत्रों की विवेचना। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो ए नंबर, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन आर्थिक भूगोल है। ये किसने कहा था? तो रुडोल्फ वेटगेंस ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी कि अगर कोई हमें उद्योग लगाना है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है जो उद्योग को प्रभावित करता है? ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये चारों आंसर सही हैं। कच्ची सामग्री भी प्रभावित करती है किसी उद्योग को लगाने के लिए, परिवहन भी, श्रम भी और पूंजी भी। लेकिन सर्वाधिक पूछा गया, इस शब्द पे आपको ध्यान देना होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है कि जिसके बिना हम उद्योग की कल्पना ही नहीं कर सकते? तो वो है आपकी दोस्तों कच्ची सामग्री।
कच्ची सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है दोस्तों कि जैसे अगर हमें चीनी बनाने वाला अगर उद्योग लगाना है तो इसके लिए कच्चा माल क्या होगा, गन्ना, यानी कि गन्ने के रस से ही तो हम चीनी बनाएंगे, तो कच्चा माल क्या हुआ हमारा, गन्ना। ठीक है, तो यानी किसी भी उद्योग को अगर किसी स्थान पर लगाना है तो सबसे पहले जो ध्यान दिया जाता है कि कच्ची सामग्री इस उद्योग तक कैसे लाई जाएगी, कहाँ से वो प्राप्त होगी। तो सबसे जो ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है वो है कच्ची सामग्री। ठीक है, इसके अलावा परिवहन भी प्रभावित करता है, श्रम भी प्रभावित करता है, क्योंकि कच्ची सामग्री को लाने और ले जाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होगी, मशीनों को चलाने के लिए श्रम की ज़रूरत होगी, और इन सबको काम करने के लिए यानी कि जो काम करेंगे उसको हमें मजदूरी भी तो देनी पड़ेगी, तो मजदूरी देने के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्यापार करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर किसको मानते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 15वां नंबर का। तो दोस्तों व्यापार करने के लिए जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नहर है वो है आपकी स्वेज नहर। स्वेज नहर दोस्तों अभी आपको बताया है स्वेज नहर के बारे में कि ये स्टार्ट कब हुई थी, तो 1900 स्वेज नहर बनना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1859 में हुई थी। बन करके कब तैयार हुई थी, तो 1869 में बन के तैयार हो गई थी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 194 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो है आपकी चौड़ाई दोस्तों इसकी है 78 मीटर है। ठीक है, और गहराई की बात करें तो वो आपकी 21 मीटर है, ये भी हमने बताया। और ये किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और अगर हम बंदरगाहों की बात करें तो लाल सागर पर है स्वेज बंदरगाह और भूमध्य सागर पर है पोर्ट साइद बंदरगाह को ये जोड़ती है। ठीक है, और उस इंजीनियर का नाम क्या था, तो उसका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स उसका नाम था, जिसने इसे बनाया था। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इस पर जो अधिकार है वो किस देश का है, वो आपका मिस्र देश का अधिकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम सू नहर की बात करें तो सू नहर ये पहली बात तो अमेरिका में है यानी यूएसए में है। ठीक है, और ये जोड़ती किसको है, तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरन इन दो झीलों को जोड़ती है। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों हम आगे भी बात करेंगे इन झीलों के बारे में, तो अभी आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। पनामा नहर के बारे में आपको बताया ही, इसका शुरुआत जो हुई थी 1904 में हुई थी। इसकी जो कंप्लीट हुआ था वो 1914 में हुआ था, यानी कि 10 साल का समय लगा। ठीक है, और ये नहर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पैसिफिक ओशन पर है पनामा बंदरगाह और अटलांटिक ओशन पर है आपका कोलोन बंदरगाह को जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। या आप इसे ऐसे भी एक चीज़ और याद रखना है कि पनामा नहर को किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो आपको पता है कि उत्तर में आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ में आपका दक्षिण अमेरिका, यानी दो महाद्वीपों को अलग करती है और दो महासागरों को ये जोड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा उद्योगों का प्रकार है। ठीक है, उद्योगों का प्रकार, तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, तो दोस्तों कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग, ये तीनों ही उद्योगों के प्रकार हैं। ठीक है, आपने दोस्तों नाम सुना होगा MSME, इसका नाम सुना होगा। ठीक है, यानी कि छोटे और लघु उद्योग। ठीक है,
MSME का मतलब यही होता है, ठीक है। M से मीडियम, S से स्मॉल उद्योग, ठीक है। तो ये आपको, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, MSME, ठीक है। तो M का मतलब हो गया माइक्रो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है। S का मतलब हो गया स्मॉल और M का मतलब हो गया मैक्रो। तो माइक्रो और माइक्रो में अंतर होता है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, जिसमें I लगा है वो सूक्ष्म है, और जिसमें A लगा है वो आपका वृहद उद्योग होता है, ठीक है। और E का मतलब इंडस्ट्री ही होता है। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि संसाधन जिसे बार बार उपयोग किया जाए उसे इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों याद रखना है कि संसाधन होते क्या हैं। वे सभी चीज़ें जो हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है वो आपके संसाधन कहलाते हैं। ये पहली बात हो गई। अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और उन्हें कहते क्या हैं। तो जिन संसाधनों का हम बार बार उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी एनर्जी नहीं हम कह सकते, जो आपके नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मिट्टी, इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, ये सभी ऐसे संसाधन हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है सी है। तो दोस्तों ऐसे भी कुछ संसाधन होंगे जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनका एक बार उपयोग करने के बाद ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है 18 नंबर का क्वेश्चन कि पड़ोसी देशों के राजपथ एक दूसरे से मिलकर किस मार्ग की रचना करते हैं, ठीक है। जैसे हम दोस्तों भारत की ही बात करें, मान लीजिए ये भारत है आपका और ये आपका इधर पाकिस्तान है, ठीक है। ये आपका पीके है यानी पाकिस्तान, ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे पड़ोसी देशों के राजपथ एक दूसरे से मिलकर किस मार्ग की रचना करते हैं। मान लीजिए एक अब रोड बना हुआ है जो इंडिया से पाकिस्तान जाता है, ठीक है। ये एक राजपथ है। तो अब ये राजपथ क्या कहलाएगा, तो इसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, ठीक है। क्योंकि जब दो देश मिल जाते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय ही संबंध हो जाते हैं। तो जब दो देशों से राजपथ गुजरता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। स्थानीय मार्ग दोस्तों वह होते हैं जैसे कि आपका एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है जो सड़क, वो स्थानीय मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एक शहर को, जैसे मान लीजिए कि इधर दिल्ली, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है, ये आपका मुंबई है, तो इनको जोड़ने वाला जो राजमार्ग होगा यानी जो सड़क होगी उसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर इसका है सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट ये किसके उदाहरण हैं, किसका प्रकार है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट ये सभी कोयले के प्रकार हैं। यानी कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। और किस आधार पर 4 प्रकार का होता है, तो कार्बन के आधार पर। यानी कोयला कार्बन के आधार पर 4 प्रकार का होता है, ठीक है। वो 4 प्रकार कौन से हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो दोस्तों अगर कार्बन के आधार पे है तो इनमें अलग अलग मात्रा भी होगी कार्बन की, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट में जो कार्बन होता है वो होता है 80 से 90%। बिटुमिनस में होता है 60 से 80%। लिग्नाइट में होता है 40 से 60%, ठीक है। और पीट में होता है 40% से कम। इनका दोस्तों क्रम आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में हुआ, एंथ्रेसाइट में, और सबसे कम कार्बन किस में हुआ,
पीट कोयले में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोयले के किस प्रकार में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, तो एंथ्रेसाइट में, और सबसे कम किस में होती है, तो पीट कोयले में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है। इसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार समिति का सदस्य नहीं है। दोस्तों हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक संगठन था जिसका नाम था इफ्टा, इसके बारे में बताया था, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म था। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और 7 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका, वो जिनेवा में है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो आप अगर 7 सदस्य देश हैं तो वो कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ये 7 देश हैं जो इफ्टा के सदस्य हैं, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन के सदस्य हैं, ठीक है। तो इन 7 में आप देख सकते हैं कि कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो दोस्तों जो जर्मनी है, जर्मनी इसका सदस्य देश नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ आपका सी नंबर, ठीक है। इन सभी देशों की दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको राजधानियों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे 10 से लेकर के 20 क्वेश्चनों पर चर्चा की है, ठीक है, और उनका अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम आशा करेंगे कि आपको जो एक्सप्लेन करके चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें आप एक कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको क्वेश्चन हल करने में यानी पेपर देने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।